मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत और इसी में दिल्ली सल्तनत को भी पूरा करेंगे। मध्यकालीन भारत की शुरुआत अरबों के भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण 712 में किए थे, उस टाइम सिंध पर शासक दाहिर थे। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक थे। उसी ने सर्वप्रथम जजिया कर भी लागू किए थे। 712 के बाद हम लोग आते हैं गजनी वंश। गजनी वंश गौरी का आक्रमण पढ़ेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। मोहम्मद गजनी तो पहले सुन लीजिए। 932 में अल्पगिन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करती है। अल्पगिन सरदार जो तुर्क सरदार है, उसने गजनी साम्राज्य की स्थापना करती है। और अल्पगिन में ही किस वंश की स्थापना होती है? यामनी वंश की। गजनी जो एक तुर्क सरदार है, वहाँ एक यामनी वंश की स्थापना करती है। कभी पूछता है मोहम्मद गजनी किस वंश के थे, तो यामनी वंश के थे। ठीक। अल्पगिन के बाद गजनी की गद्दी पर एक पिरातगिन कुछ दिनों के लिए गद्दी पर बैठता है। पिरितगिन उसके गद्दी पर बैठता है। एक उसका अल्पगिन का एक अथी होता था, क्या कहते हैं उसको, गुलाम होता था, जिसका नाम था सुबक्तगिन, जो मोहम्मद गजनी के पिताजी हैं। पिरितगिन के बाद सुबक्तगिन गद्दी पे बैठता है और सुबक्तगिन का पुत्र होता है मोहम्मद गजनी। सुबक्तगिन के शासनकाल में ही बोला जाता है प्रथम भारत आक्रमण हुआ था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल था, याद रखिएगा। अल्पगिन का गुलाम तथा दामाद ही था कौन? सुबक्तगिन। और सुबक्तगिन किसका पिताजी है? तो मोहम्मद गजनी का है। 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा सुबक्तगिन। गजनी सुबक्तगिन का पुत्र था। मोहम्मद गजनी सुबक्तगिन का पुत्र था, ये बता चुके हैं। करके पूछता है सुबक्तगिन जब के शासन काल में मोहम्मद गजनी कहाँ का शासन कर रहा था? खुरासान में शासन कर रहा था वो मोहम्मद गजनी, जब सुबक्तगिन उसके पिताजी शासन कर रहे थे गजनी में, यामनी वंश में। तो उस टाइम वो खुरासान का शासन था कौन? मोहम्मद गजनी। एक होता था खलीफा, जो कि डिसाइड करता था किसको सुल्तान का पद हुआ या नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा ताकतवर। तो खलीफा के बारे में थे। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाल ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमन उद दौला और यमिन उद मिल्लात की उपाधि दिया था। किसको दिया था? मोहम्मद गजनी को। कहीं पूछा जाता है कि अथी में क्या कहता है, सुल्तान की उपाधि धारण करने में प्रथम शासक, तो ऐसे मोहम्मद गजनी है। और दिल्ली सल्तनत में पूछेगा तो इल्तुतमिश है। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन हो गया? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। गजनी ने भारत में पहला आक्रमण 1000 में किए थे। गजनी का जो 1001 में आक्रमण हुआ था, वो पेशावर के विरुद्ध हुआ था, जो कि जयपाल उस टाइम शासक थे। गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण है 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी। तो मूर्तिवाद से पूछा जाए तो यह नागरकोट का जो युद्ध है, यह महत्वपूर्ण है, जो 1008 में हुआ था। गजनी का सबसे चर्चित और सक्सेसफुल जो आक्रमण था वो 1025 में सोमनाथ मंदिर पे हुआ था, जिसमें 20 लाख दिनार लूट कर वो जा रहे थे। उसी टाइम जटों ने उस पर आक्रमण करके लूट लिया था। गजनी का अंतिम आक्रमण होता है जटों के विरुद्ध 1027 में। गजनी की मृत्यु होती है 1030 में। और इसके दरबार में जो आए थे, इसके साथ अल बुरनी, फिरदौसी, उत्तवी फारूकी दरबार में रहते थे। जो कि कौन कौन नाम बोले? अल बुरनी, फिरदौसी, उत्तवी, फारूकी, इसके दरबारी थे। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद गौरी। 1030 तक गजनी तक पढ़े। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी गजनी में ही एक छोटा सा वंश था जिसका नाम था गौर वंश। 1173 में मोहम्मद गौरी ने गौर का शासक बना 1173 में। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात के विरुद्ध किया था, जिसमें भीम द्वितीय शासक था। सोलंकी के शासक भीम द्वितीय था। इसी से मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। कभी पूछता है मोहम्मद गौरी पराजित सर्वप्रथम किस शासक जो थे? भीम द्वितीय सोलंकी के शासक है। आगे
गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चल जाता है और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हो जाती है। इसके कुछ युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच, उसके बारे में बताते हैं। तराइन का प्रथम 1191 में हुआ था, जो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। द्वितीय हुआ था 1192 में तराइन का, तो उसमें हुए थे पृथ्वीराज की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। तीसरा चंदावर का युद्ध हुआ 1194, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। एक पूछा जाता है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, तो सेनापति उसका अस्कंद था, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत, जिसमें बारी बारी से 5 वंश ने स्थापित हुए दिल्ली सल्तनत। पहले गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी बोलते हैं या ममलूक वंश भी कहते हैं। दूसरा आते हैं आपका खिलजी वंश, तीसरा अब तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। लोधी वंश जो है, जो अफगान से आया हुआ शासक है, और ये जो है आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सब आपका तुर्क वंश, तुर्कों से आया हुआ वंश है, ठीक है। तो अब बारी बारी से पढ़ते हैं हम लोग। 1206 से 1210 तक गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसे गुलाम वंश या ममलूक वंश कहते हैं। इसमें 3 गुलाम है, इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है, लेकिन बहुत इतिहासकारों का कहना है कि 3 गुलाम के कारण इसे गुलाम वंश नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसे ममलूक भी वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण इसे लाल बख्श भी कहा जाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि मस्जिद है, किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। बीपीएससी 2015 में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक स्कूल था, संस्कृत स्कूल था, इसकी स्थापना किसने की थी? बिग्रहराज चतुर्थ, जो कि चौहान वंश से था, पूछा गया था ये। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था, इसे पूरा किया था इल्तुतमिश। आगे पढ़ेंगे। और कुतुब मीनार क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर बन रहा है? नहीं, वो बख्तियार काकी के नाम पर बन रहा है। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बन रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में 4 साल के बाद मृत्यु हो जाता है। पोलो या चौगान बोलो, उसको खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। अचानक मृत्यु के कारण इसके पुत्र आराम से गद्दी बैठते हैं, जो कि 8 मात्र शासन करते हैं। इसका एक दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था, इल्तुतमिश। वो आया और आराम साहब की मृत्यु कर दिया और वो इल्तुतमिश गद्दी पे बैठ गया। कभी पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? तो कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। तो ऐसे बोला जाता है गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। कभी एक बार पूछा भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है? ऐसे मोहम्मद गौरी का। लेकिन भारत में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को, और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को। फंसिएगा मत, आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने आराम साहब को तो मार दिया था, लेकिन लाहौर जब उसकी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था लाहौर, और आराम साहब भी वहीं पे शासन कर रहे थे, तो उसकी हत्या करके ये दिल्ली आ गए माहौल ठंडा होने के लिए। तो ये दिल्ली को ही राजधानी बनाकर वहाँ शासन करने लगा। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1299 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक अथी लिया था। क्या कहता है उसको? सलाह स्वीकृति प्रदान किया था। तो हम उसी टाइम बताए थे कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले दिल्ली सल्तनत में पहले शासक कौन था? इल्तुतमिश। ये वैधानिक रूप से बगदाद के खलीफा से वैधानिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और ऐसे सुल्तान की उपाधि धारण कर मोहम्मद गजनी प्रथम है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, सही बात है। इक्ता प्रथा जो कि भू राजस्व से संबंधित है, किसने चालू किया था? इल्तुतमिश। तुर्कान ए चिलगानी 40 गुलामों का गठन किया गया था अति विरोधियों को सर्वनाम करने के लिए, विरोधियों का खात्मा करने के लिए 40 गुलामों का गठन किया गया था, जिसको तुर्क चिलगानी कहते हैं। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा भी शुरू किया था, भू राजस्व से संबंधित है, वो भी इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जैसे टाका चांदी का था, जीतल तांबा का था, वो किसने? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। कुतुब मीनार का पूरा कार्य किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। चंगेज खां जो आक्रमण किए थे वो किसके शासनकाल में किए थे? वो इल्तुतमिश के शासनकाल में किए थे। इल्तुतमिश के बाद एक इनके पुत्र शासन करते हैं, लेकिन वो उसकी मृत्यु हो जाती है।
फिर उन्हें अपने बेटी को अपना शासक बनाता है, जो कि महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने पुत्र को बनाया, लेकिन उसकी शायद मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसने अपनी पुत्री को गादी पे बैठाया, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ये प्रथम महिला शासिका था। ये याकूत के साथ एक प्रेम संबंध में फंसी हुई थी और इससे लोग वहाँ पे खुश नहीं थे। तब भटिंडा के शासक अल्तुनिया को कहा कि इस पर आक्रमण किया था। आक्रमण करके इसे कैद कर लिया और याकूत की हत्या कर दी। तब दोनों ने इसको दिल्ली चले गए। सॉरी, इसे लेके अल्तुनिया जो भटिंडा के शासक थे रजिया सुल्तान को कहीं लेके चल गए और वो दोनों ने फिर मिलके शादी कर लिया। यहाँ पे आकर इसी बीच में बरहम शाह गद्दी पे बैठ गया। जब वो दोनों दिल्ली आ रहे थे वापस, तो उसी टाइम दोनों की किसी ने डाकू ने हत्या कर दी। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की दिल्ली वापसी में उसकी हत्या हो गई। बरहम शाह भी गद्दी पे कम ही समय के लिए बैठे। उसके बाद बलबन आए। बलबन से पहले एक कहानी है जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। वो शासन कर रहे थे, तो बलबन ने अपनी पुत्री की शादी उससे साथ शादी कर दी। वही नसरुद्दीन महमूद जो कि ऐसा सुल्तान जो कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नसरुद्दीन महमूद ही ने बलबन को उलुंग खां की उपाधि दी थी। बलबन उसको हत्या करके फिर वो गद्दी पे बैठ गया। रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन। तुर्क चहलगानी को किसने समाप्त किया? जो कि 40 गुलाम का गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, उसको किसने समाप्त किया? बलबन ने समाप्त किया। दीवाने अर्ज किससे संबंधित? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित, जो बलबन ने शुरू किया था। इसने सिजदा और पवस प्रथा चलाई। सिजदा मतलब झुक के, पवस मतलब पैर लगना था, ये प्रथा चलाया था। फारसी का एक त्यौहार था नवरोज, जो कि नारोज बोलो दोनों है, उसने चलाई थी। किसने? बलबन ने चलाई थी। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से ही रह रहे हैं, लेकिन अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक ट्यूमर्स था। गुलाम वंश के बाद अपना खिलजी वंश आ गया। खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाई। 1296 में इसके दामाद एवं भतीजे ने अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। दामाद और भतीजा दोनों था अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, जो कि 1290 से 1320 तक चला है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके खिलजी वंश पे बैठ गए, दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पे बैठ गए। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का अली या गुरसा है, गुरसा भी बोलते हैं कभी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की प्रवृत्ति रखी थी। आगे पूछता है नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था। घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 कर दिया था, 50% कर दिया था। इसके शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली दृढ़ता से लागू की गई थी। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी पहले ही दक्षिण भारत आक्रमण खुद किया था, उसके बाद उसको असफलता नहीं मिली, इसलिए मलिक काफूर को भेजे और उसने कुछ क्षेत्र को जीत कर दिल्ली सल्तनत को मिला लिया, उसके अधीन कर लिया था। इसलिए मलिक काफूर को 10,000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आगे जाके अकबर के मकबरे का शान बन जाता है। देवी के अधिकार सिद्धांत किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तारीख फिरोज शाह किसने लिखा है? बर्नी लिखा है, ये सब याद रखिएगा। ख्वाजी नूल फतू अमीर किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 कर चलाया गया था। एक चढ़ाई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता है, एक गड्ढी कर जो कि घर और झोपड़ी पर लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो गया था। उसके बाद मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। मुबारक खिलजी के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही अय्याश टाइप के शासक थे। ये नग्न वस्त्र होकर ही दरबार में दौड़ जाते थे। देवरानी जो होती सेविका होती थी उसके पीछे दौड़ जाते थे।
मुबारक के वजीर एक होता खुसरो खान, उसी ने उसकी हत्या कर दी थी 1320 में और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। तो ये चला था सिंहासन खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। और एक चीज ने बताया है, मुबारक खिलजी ही अपने आप को स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला प्रथम शासक था, जो कि बगदाद का खलीफा होता है, ये अपने आप को साबित कर लिया था। इसके बाद तुगलक वंश जो कि 1320 से 1398 तक रहता है। खुसरो खान को पराजित कर गाजी मलिक, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है, उस बहुत सा सेनापति, उसी में एक गाजी मलिक था, वही तुगलक वंश का प्रथम शासक बने। गाजी मलिक बोलो या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक बोलो, पहले गाजी मलिक था, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक बन गया, GST बोलते हैं हम शॉर्ट में। 1320 में दिल्ली के सिंहासन में बैठा। तो तुगलक वंश 1320 से 1398 तक चला। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोल ने 29 बार आक्रमण किए थे। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। जूना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। जूना खान वही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है उसको, उसके द्वारा बनाया गया लकड़ी का महल था, उसी में गयासुद्दीन को गया था, कुछ कार्यक्रम था, उद्घाटन समझ लीजिए, उसी में गया था। तो उसमें गयासुद्दीन तुगलक दबकर मृत्यु हो गया। ये प्लान बोलिए, ये क्या बोलिए, इसमें मृत्यु उसकी होगी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासन करने के लिए बैठते। मोहम्मद बिन 4 योजना चलाया था कर वृद्धि, जिससे अकाल एवं प्लेग हो गया। एक बात बताते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक कोई भी काम करता था उसका सक्सेस नहीं होता था, इसलिए उसे मूर्खों के रूप में प्रसिद्ध कहा गया था। कोई भी कार्य करता था, उसने 4 प्लान चलाए, कर वृद्धि, अकाल एवं प्लेग बढ़ गया, राजधानी परिवर्तन कर दिया, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, जिसको देवगिरी कहते हैं। उस तो सब अपना गया पूरा जनता को लेकर चल गया दौलताबाद। फिर वहाँ पे तंगी आ गया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जितना भी सोना था वो पहले अपने आप को राज दरबार में इकट्ठा करवा लिया, उसके बाद अपना सांकेतिक मुद्रा चलाया। वही हुआ, राज दरबार में सब कॉपी करने लगा, उसका कॉपी करके बस बहुत सा मुद्रा गया, मुद्रा का मूल्य गिर गया। इस तरह उसका कोई भी नीति चला ही नहीं। खुरासान अभियान ये भी नहीं चला, मध्य एशिया से जो था कराची अभियान कमाई पारी पर, वो भी नहीं, दोनों में से कोई भी संभव नहीं हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक को इसलिए मूर्खों के रूप में प्रसिद्ध ज्यादा मिली। आगे चलते हैं। कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी, या अमीर ये कोई दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी कृषि विभाग के लिए? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को के एक इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं, जिन्होंने रुहिला पुस्तक लिखा था। दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बमनी साम्राज्य की स्थापना इसी के शासनकाल में हुआ था। बतेबो के थे विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा रहे थे। एमबीटी की मृत्यु पर विदायूं ने कहा अंततः लोगों को इनसे लोगों को मुक्ति मिली। किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। किसके लिए कहा था? तो किसको कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर कहा था। इसके बाद एमबीटी के बाद आता है एफएसटी। तो तुगलक वंश में 3 गो जीएसटी, फिर एमबीटी, फिर एफएसटी, याद रखना। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक एमबीटी का चचेरा भाई था। एफएसटी ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। तो पहले पूछा जजिया कर तो ऐसे लगाया, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, ब्राह्मणों में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक। एमबीटी का चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी ने 64 कष्टदायक करों को हटाकर समाप्त करके 4 केवल कर चलाए, जैसे खराज जो कि लगान लेता था, खुमस जो कि युद्ध में लूटे हुए लूट का माल कहलाता था, जजिया और जकात लगाता था। एफएसटी ने 5 बड़े नहर का निर्माण कराया और 300 नगरों का निर्माण, जिसमें फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, ये सब महत्वपूर्ण शहर थे, नगर थे। सर्वाधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक है। दीवान ए बंदगान जो दास से संबंधित है, 1,80,000 इसके शासनकाल में दास थे। तो इस दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात जो कि आर्थिक स्थिति संभालता है, तो वो किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक। अनुवाद विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। एफएसटी ने मेरठ एवं टोपरा का अशोक स्तंभ स्थानांतरित करके दिल्ली में करवाया था। ये भी पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ एवं टोपरा का अशोक स्तंभ स्थानांतरित करके कहाँ लाया था? दिल्ली में करवाया था। फतुहत ए फिरोज शाह किसने लिखा है? फिरोज शाह तुगलक खुद ने लिखा है। तारीख ए फिरोज शाह किसने लिखा है? तो वो बर्नी ने लिखा है। इसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, अंतिम शासक तुगलक वंश का। इसी के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण करता है 1398 में। और नसरुद्दीन के समय ही जौनपुर में हिजरा मलिक सरवर जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में जो तैमूर आक्रमण करता है, इसका एक सेनापति होता है खिजर खान।
आगे जाके 1414 से 14 और 1451 तक 1451 तक सैयद वंश की स्थापना होती है, जिसकी संस्थापक खिजर खान है। खिजर खान है तैमूर लंका सेनापति। खिजर खान गद्दी पर बैठते ही रैयत ए आला की उपाधि धारण करते हैं, जो कि खिजर खान सैयद वंश के संस्थापक हैं। खिजर खान के दो पुत्र मुबारक शाह और फरीद खान। मुबारक शाह के बारे में पढ़ते हैं, उसने उपाधि की धारण की। फरीद खान के बारे में अभी जानकारी नहीं हुआ, लेकिन फरीद खान से इसलिए बताएं, फरीद खान के पुत्र होते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के पुत्र होते हैं आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ये 4 शासक होते हैं सैयद वंश में। खिजर खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। तैमूर का एक पुत्र था शाहरुख, जो कि मध्य एशिया में था, उसको ये क्या भेजता, कर भेजता था खिजर खान। खिजर खान की मृत्यु 1421 में हो गई थी। तारीख मुबारक शाही अहमद सरहिंदी लिखे थे, जो कि सैयद वंश की जानकारी देते हैं। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने, मुबारक शाह ने की थी। मुबारक शाह के बाद कौन सा वंश आया था, कौन शासक आया था, फरीद खान का बेटा मोहम्मद शाह आया था। सैयद वंश का करीब 37 वर्ष तक शासन किया था। शाह आलम से भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसके बाद आ जाइए आप लोग लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली पर अफगान शासक की स्थापना करने वाला प्रथम शासक बहलोल लोधी है। अफगान से थे, तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। ये अफगान वंश के संस्थापक दिल्ली पर पहली बार किसने किया था, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद 2 शासक आते हैं, जलाल खां और इब्राहिम लोधी। जलाल खां के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो जौनपुर में है। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। तो ये 3 गए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य का स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्का भी जारी करवाया था। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खान था। उसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सिकंदर लोधी का 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया, और उसे आगरा को पहली बार राजधानी किसने बनाया फिर, तो वो सिकंदर लोधी ने बनाया, क्योंकि वही स्थापना किया है, तो वही ने पहली राजधानी बना लिया। गजे सिकंदर कृषि विकास एवं भूमि मापन के लिए प्रयोग किया जाता था। गजे सिकंदरी। सिकंदर गुल रुखी उपनाम से जाना जाता, क्योंकि वो कविता गुल रुखी रूप में लिखा करते थे, फारसी कविताएं लिखते थे। उसके बाद अगला शासक था इब्राहिम लोधी। इस वंश का अंतिम शासक है। 1526 में पानीपत के युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और उससे पहले 1518 में एक खोतली का युद्ध हुआ, जैसे इब्राहिम लोधी और राणा संघा के बीच हुआ। युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोधी था। बाबर को निमंत्रण किसने दिया था, आलम खां और दौलत खां। आलम खां कहाँ था, तो वो चाचा था इब्राहिम लोधी का, और दौलत खां पंजाब का शासक था। कुछ MCQ क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान के